बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। इस चैनल पर अंकगणित और मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स पहले से ही अपलोडेड है। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि एक ही चैनल पर रहते हुए एक साथ आप इन विषयों की आसानी से और अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप लोगों को लगे कि इस चैनल पर हमको अच्छी तरह से समझाया और बताया जाता है सब्जेक्ट्स पर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 में अंकगणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो विभिन्न बिंदुओं पर आधारित होते हैं, जिसकी चर्चा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ईसा बॉट अ नोटबुक फॉर ₹32.75, a pen for ₹3.50, and 7 pencils each costing ₹1.25. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. What amount did she get back? And these are our answer options: ₹3, ₹5, ₹20 and ₹45. अब प्रश्न कहता है कि ईसा ने एक नोटबुक ₹32.75 का खरीदा, एक पेन ₹3.50 का खरीदा, और 7 पेंसिल, जिसमें प्रत्येक पेंसिल की कीमत ₹1.25 थी, ये उसने खरीदे। यानी कि ईसा ने एक नोटबुक खरीदा, एक पेन खरीदा और 7 पेंसिल खरीदे। नोटबुक की कीमत ₹32.75, पेन की कीमत ₹3.50 प्रत्येक पेन, और पेंसिल की कीमत, प्रत्येक पेंसिल की कीमत ₹1.25 थी। ठीक है। उसने दुकानदार को ₹50 का एक नोट दिया, तो बताओ वो दुकानदार उसे कितने पैसे वापस करेगा। ये हमारा प्रश्न, और ये हमारे उत्तर विकल्प है ₹5, ₹3, ₹20 और ₹45। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इन पेन्स, पेंसिल्स और नोटबुक्स की कीमत निकालते हैं। एक पेन का कॉस्ट है ₹3.50, एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹1.25 और एक नोटबुक का कॉस्ट है ₹32.75। संख्या क्या है, यानी कि कितने पेन लिए? 1, पेंसिल कितने लिए? 7, और नोटबुक कितने लिए? 1। अब हमने क्या किया, पेन की कीमत में, यानी कि पेन के कॉस्ट में उसकी संख्या से, पेंसिल के कॉस्ट में उसकी संख्या से, और नोटबुक के कॉस्ट में उसकी संख्या से गुना कर दिया। अब ₹3.50 को 1 से गुना करेंगे तो ₹3.50 ही आएगा। ₹1.25 को अगर आप 7 से गुना करोगे तो ₹8.75 आएगा, और ₹32.75 को 1 से गुना करोगे तो ₹32.75 ही आएगा। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो वो ₹45 आएगा। यानी कि एक पेन, 7 पेंसिल और एक नोटबुक की कुल कीमत ₹45 हुई। अब ईसा ने दुकानदार को दिए कितने थे? ₹50। तो ₹50 में से हमने ₹45 को घटा लिया, बच कितना गया? ₹5। यानी कि दुकानदार ईसा को कितना रुपया वापस करेगा? ₹5। और वो हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पर है। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, if 15% of a number is 60, then the number is, and these are our answer options: 4, 40, 400 and 900। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 15% 60 हो, यानी 60 हो, तो वो संख्या कितनी होगी? ठीक है। और ये हमारे उत्तर विकल्प है 4, 40, 400 और 900। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना कि वो संख्या क्या है? x है। Let the number be x. तो according to question,
15% ऑफ x इज इक्वल टू 60, यानी कि x का 15% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो हमने लिख दिया x इंटू 15/100 इज इक्वल टू 60, यानी x गुने 15/100 बराबर 60। अब 15 4 जा 60, अगर आप 60 को 15 से यानी 60 को 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x/100 इज इक्वल टू 4, यानी x/100 बराबर 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4, यानी कि 100 गुने 4, और 100 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 400, यानी कि वो संख्या कितनी है, 400, जिसका 15% कितना होगा, 60। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 400, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट्स? These are our answer options: 25%, 2.5%, 3.6% and 0.25%। प्रश्न कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, और ये हमारे उत्तर विकल्प है 25%, 2.5%, 3.6% और 0.25%। तो चलिए इसको हल करते हैं। आप लोगों को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो हम पहले घंटे को मिनट में बदल लेते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो एक दिन में कितने मिनट्स होंगे, 24 घंटा, यानी आप घंटे को हमने मिनट में बदला तो 24 गुने 60 मिनट। ठीक है, एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 गुने 60, यानी कि 1 डे हैज 24 इंटू 60 मिनट्स। एक दिन में 24 गुने 60 मिनट होते हैं। तो प्रतिशत क्या होगा, इसका परसेंटेज क्या होगा। तो आप देखिए ये कह रहा है कि 36 इतने मिनट का कितना परसेंट है, यानी कि 36 मिनट्स मेक व्हाट परसेंट ऑफ 24 इंटू 60 मिनट, यानी कि 36 मिनट 24 गुने 60 मिनट का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 36 में 24 गुने 60 से भाग दे देंगे, और उसे चूंकि हमें परसेंट निकालना है तो उसे हम 100 से गुना कर देंगे। तो हमने लिख दिया 36/24 गुने 60 गुने 100, 36/24 इंटू 60 इंटू 100। अब इसको 12 से हम काटेंगे तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, यानी कि 12 3 36, 12 दूनी 24। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना बचा, 3 गुने 10 यानी कि 30, और नीचे में क्या हुआ, 2 गुने 6 यानी कि 12, यानी 30/12। अब 30 को आप 12 से डिवाइड करोगे, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको क्या मिलेगा, 2.5%, यानी 2.5%, यानी कि 36 जो है वो 1 डे का कितना परसेंट होगा, 2.5%। 36 एक दिन का कुल कितना प्रतिशत होगा, 2.5%, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A wholesaler purchased eggs at the rate of ₹36 per dozen. At what rate per 100 should he sell the eggs to gain 10% in the transaction? And our answer options are ₹300, ₹310, ₹320 and ₹330। प्रश्न कह रहा है कि एक थोक विक्रेता है जो 36 रुपये दर्जन की दर से अंडे खरीदता है। अब कह रहा है कि वो प्रति सैकड़ा किस दर से अपने अंडे को बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी कि 100 अंडा बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, तो वो कितने में उस अंडों को, जो भी अंडा वो 100 खरीद रहा है, उसे कितने में बेचे। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 300, 310, 320 और 330। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। एक दर्जन का मतलब क्या हुआ,
1 डोजन एग्स मीन्स 12 एग्स। एक दर्जन में कितने अंडे होंगे? 12 अंडे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इन 12 एग्स का जो कॉस्ट है वो 36 है। ठीक है, यानी कि 12 अंडों की कीमत कितनी है? 36 रुपये। तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी? 36/12 यानी कि 3 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे पर 100 में हमें निकालना है, यानी कि 100 अंडे पर ये हिसाब हमें करना होगा। यानी कि 100 अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी? एक अंडे की कीमत 3 रुपया, तो 100 अंडे की कीमत 100 गुने 3 यानी कि 300 रुपया। ठीक है, यानी कि 100 अंडे पर उसे 300 रुपये खर्चने होते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि उसे 10% का लाभ भी होना चाहिए। तो लाभ का मतलब क्या हुआ? हम सबसे पहले 300 का 10% निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 300 गुने 10/100। ठीक है, 10% मतलब 10/100 और उसे हम 300 में गुना कर देंगे। तो हमने लिख दिया 300 गुने 10/100। अब आप ये शून्य शून्य कैंसिल हो गया और 10 गुने 3 बराबर 30, यानी कि 10% के लाभ के लिए उसे 30 रुपये अधिक लेने होंगे प्रति सैकड़े अंडों पर। 100 अंडा बेचने पर उसे 30 रुपये मिलने चाहिए। अब 300 रुपया तो उसकी कीमत थी, यानी कि उसकी खरीद की कीमत थी, और 30 रुपया उसे लाभ भी मिलने चाहिए। तो उसे कितने में बेचने चाहिए? आसान है, 300 जोड़ 30 यानी कि क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो वही हमने लिख दिया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 300 प्लस 30 इज इक्वल टू 330, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर 330, यानी 300 जोड़ 30 बराबर 330। यानी कि उस थोक विक्रेता को 100 अंडे पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए यदि वो 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदता है तो उसे 330 में वो 100 अंडा बेचना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है? डी। A passenger train running at a speed of 80 km/h leaves the railway station 6 hours after the departure of a goods train and overtakes it in 4 hours. The speed of the goods train in km/h is, and these are our answer options 80, 60, 48 and 32। प्रश्न कह रहा है कि एक यात्री गाड़ी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और वो एक गुड्स ट्रेन है, यानी कि सामान ढोने वाली गाड़ी है, जो पहले ही 6 घंटे पहले ही यहाँ से खुल चुकी है उसी स्टेशन से। उसके 6 घंटे के बाद ये यात्री गाड़ी खुलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 4 घंटे के बाद वहीं पहुंच जाती है जहां गुड्स ट्रेन पहुंची होती है। यानी कि 4 घंटे बाद दोनों गाड़ियां साथ होती हैं, एक ही जगह पर होती हैं। तो बताइए कि गुड्स ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 80, 60, 48 और 32। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320 किलोमीटर। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि जो यात्री गाड़ी है उसकी गति या उसकी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितनी देर चलती है? 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा 4 घंटा, तो कुल दूरी उसने कितनी तय की 4 घंटे में? 80 गुने 4 बराबर 320 किलोमीटर। ये तो हुई यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि उसके 6 घंटे के बाद 4 घंटा ये गाड़ी चली और फिर इस 4 घंटे के बाद दोनों गाड़ियां एक जगह थी, तो तय की गई दूरी तो दोनों ही गाड़ियों के लिए एक ही होगी। यानी कि गुड्स ट्रेन ने भी
6 घंटा जोड़ 4 घंटा यानी 10 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय की। और ये पैसेंजर ट्रेन ने यानी कि यात्री गाड़ी ने भी 4 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय की। दोनों के समय और स्पीड अलग अलग होंगे, लेकिन तय की गई दूरी दोनों का क्या है, समान है। तो चलिए, टाइम फॉर गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसी दूरी को तय करने में सामान ढोने वाली गाड़ी को जो समय लगा वो कितना होगा, 6 जोड़ 4 यानी कि 10 घंटे। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया 320 किलोमीटर, और टाइम इसको कितना लगा, 10 घंटा, तो 320/10 यानी कि 32 किलोमीटर। यानी उस गुड्स ट्रेन की जो गति या वेग या चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, वो कितनी थी, 32। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। A certain distance is covered with a certain speed. If half the distance is covered in double time, then the ratio of this speed to the original speed is, and these are our answer options, 1:4, 4:1, 2:1 and 1:2। प्रश्न कह रहा है कि कोई एक गाड़ी है जो एक खास दूरी को खास समय में खास स्पीड से तय करती है। यदि उसने कोई आधी दूरी दुगुने स्पीड से पूरी की हो तो पहले के स्पीड और बाद के जो उसने आधी दूरी में अपना स्पीड बनाए रखा था उसका अनुपात क्या होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 1:4, 4:1, 2:1 और 1:2। तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि वो दूरी या डिस्टेंस x है और टाइम यानी समय y है। तो पहली स्थिति में उसकी स्पीड क्या होगी, आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि x/y किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि वो दूरी x किलोमीटर था और समय आवर में है, तो वो स्पीड क्या होगी, x/y पर किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी स्थिति में, अब ये देखिए डिस्टेंस क्या हो जाता है, आधा। आधा का मतलब x/2, दूरी हो जाती है आधी, x/2, और समय हो जाता है दोगुना यानी कि 2y। पहले केस में क्या था y, तो अब हो जाता है 2y। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि दूरी तो आधी हो गई यानी x/2, और स्पीड तो दुनी हो गई तो 2y, यानी कि x/2/2y। इसका मतलब वो क्या है, x/4y। अब रेशियो क्या होगा, तो पहले की स्पीड क्या थी, x/y यानी x/y अपॉन अभी की स्पीड क्या है, x/4y यानी x/4y। तो अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, x/y अपॉन x/4y। अब जब इसका ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकल, तो क्या हो जाएगा, x/y इंटू 4y ऊपर चला जाएगा, 4y अपॉन x, x कैंसिल, y कैंसिल, बच क्या गया ऊपर में 4, नीचे में 1, यानी कि वो रेशियो क्या होगा, 4:1, 4:1। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The cost of fencing of a square park at the rate of ₹30 per meter is ₹7,200 or 7,200. The area of the square park is, and these are our answer options, 60 meter square, 3600 meter square, 240 meter square and 360 meter square। प्रश्न कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसमें बाड़ या तार लगाने का खर्चा आता है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से 7200 रुपया। तो बताओ उस वर्ग के आकार के पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प है 60 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर, 240 वर्ग मीटर और 360 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक चीज आप गौर कर रहे हो कि 30 रुपया पर मीटर की दर से उसकी फेंसिंग में यानी तार लगाने में 7200 रुपये खर्च होते हैं। तो कितना तार लगा, ठीक है, यानी कि कुल खर्चा बट्टे तार की दर यानी फेंसिंग की जो दर है वो, और वो दर कितना है 30 रुपया।
यानी कि लेंथ, इससे हमें क्या होगा, उस तार की या उस फेंसिंग की लंबाई हमें पता चल जाएगा। उसकी लंबाई क्या होगी, कुल खर्चा बट्टे जो उसके फेंसिंग की दर है जो कि 30 रुपये मीटर है, तो 7200 बट्टे 30 बराबर, अब इसको काटोगे आप तो आएगा 240 मीटर्स, यानी कि 240 मीटर। यानी उसकी फेंसिंग कितनी हुई है, 240 मीटर। ठीक है। अब ये देखो, अगर ये एक वर्ग के आकार का पार्क है और उसकी फेंसिंग में 240 मीटर लगा है, यानी कि वर्ग के चारों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी है, 240 मीटर। ठीक है। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 240 मीटर, यानी कि 4 गुने एक भुजा, चूंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं तो इसीलिए हमने लिखा 4 गुने एक भुजा बराबर 240 मीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 240 बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है। और 240 को अगर हम 4 से विभाजित करें तो हमें कितना मिलेगा, 60 मीटर, यानी 60 मीटर। यानी उस वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितनी है, 60 मीटर। वर्ग से मतलब उस वर्गाकार पार्क से है। तो उस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ पार्क विल बी equal to the square of its side, and one of its side is 60 meter, then area will be 60 meter into 60 meter, यानी वर्ग उस पार्क की का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 60 मीटर गुने 60 मीटर। अब गुना करोगे तो कितना आएगा, 3600 वर्ग मीटर। तो आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है 3600 वर्ग मीटर, यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर विकल्प क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A person has 20 meter 60 centimeter long electric wire and a water pipe of length 6 meter, and he requires 26 meter of electric wire and 10.5 meter long water pipe. How much will he spend on buying these if electric wire costs rupees 25 per meter and water pipe costs rupees 20 per meter? And our answer options are rupees 135, rupees 90, rupees 225 and rupees 240। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबी बिजली की तार है और वाटर पाइप जो उसके पास है उसकी लंबाई है 6 मीटर। ये तो उसके पास है, लेकिन उसे चाहिए क्या, 26 मीटर लंबी बिजली की तार और 10.5 यानी कि 10.5 मीटर लंबी वाटर पाइप। यानी कि उसके पास इन दोनों ही चीज़ों की थोड़ी थोड़ी कमी है। अब जैसे 26 मीटर इलेक्ट्रिक वायर चाहिए तो उसके पास सिर्फ है 20 मीटर 60 सेंटीमीटर, और 10.5 यानी 10.5 मीटर लंबी वाटर पाइप चाहिए तो उसके पास है सिर्फ 6 मीटर, यानी कि दोनों ही की कमी है। तो कितनी कमी है, अब चलिए हम सबसे पहले 10.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। तो 10.5 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे, 150 सेंटीमीटर। इसी तरह से 20 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे तो 20 मीटर 60 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे मीटर को। तो 20 को 100 से गुना किया 2000 और उसमें 60 जोड़ दिया तो 2060 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब इसमें से जो उसको रिक्वायर्ड पाइप है जो उसे खरीदना पड़ेगा वो क्या है, ये देखिए 1050 सेंटीमीटर, ये देखिए उसके पास ये 1050 सेंटीमीटर उसे चाहिए और है कितना, ये 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने घटा लिया, कितना उसको चाहिए, 450 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम फिर वापस मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना चाहिए उसे, 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर क्या चाहिए उसको, वाटर पाइप चाहिए। अब बिजली की तार देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर कितना है उसे चाहिए, 2060 सेंटीमीटर, 2060 सेंटीमीटर है उसके पास कितना, 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मीटर को हम लोग फिर मीटर में बदलेंगे और हाँ उसके पास है कितना, उसे चाहिए कितना, 26 मीटर यानी कि 2600 सेंटीमीटर, और उसके पास अभी है कितना 2060 मीटर। तो हम घटा लेंगे 2600 माइनस 2060
सेंटीमीटर और आपको मिलेगा ये कितना 540 सेंटीमीटर। अब इसको हम 100 से भाग दे देंगे मीटर में बदलने के लिए, तो आएगा 5.4 मीटर। यानी कि उसे 4.5 मीटर पाइप खरीदना होगा और उसे 5.4 मीटर इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली की तार खरीदना होगा। ठीक है। अब पाइप की दर जो है वो क्या है 20 रुपये पर मीटर और बिजली के तार की दर क्या है 25 रुपये पर मीटर। तो कॉस्ट क्या पड़ेगा 4.5, उसे इतना क्या चाहिए, उसे पाइप चाहिए, तो 20 से इसे गुना कर दो, और 5.4 मीटर उसे बिजली की तार चाहिए, तो उसे 25 से हम गुना कर देते हैं। अब 4.5 को 20 से गुना करोगे तो आपको कितना आएगा 90, और 5.4 को 25 से गुना करोगे तो आएगा कितना 135। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 225। यानी कि जितना उसके पास है और जितना रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम उसका अंतर निकालेंगे और जो अंतर आएगा उसको हम उनके कॉस्ट से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। और ये उत्तर हमारा क्या है 225, जो हमारे आंसर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है सी। The sum of all prime numbers less than 20 is, and these are our answer options 59, 79, 77 and 49। प्रश्न कह रहा है कि 20 से कम की सभी अभाज्य संख्याओं का योग होता है, और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 59, 79, 77 और 49। तो चलिए इसको हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले पिछले कई एपिसोड्स में हमने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। चलो फिर एक बार बता देते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, वो संख्या है जो या तो सेल्फ डिवाइडिंग होता है यानी खुद से वो विभाजित होते हैं, या वो डिवाइडेड बाय 1 यानी कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक या वो सेल्फ नंबर यानी कि वो संख्या खुद। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या सिर्फ एक से विभाजित होती है, उनका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। अब अगर हम 1 से 20 तक की संख्या को देखेंगे तो हमें जो संख्याएं अभाज्य मिलेगी वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये संख्याएं क्या है अभाज्य है और 20 से कम है। तो प्रश्न कह रहा है कि इनका सम क्या होगा, इनका कुल योग कितना होगा। तो हम सबका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17 जोड़ 19, 2 3 5 5 10 हुआ, 7 और 11 18 हुआ, और 17 और 13 30 हुआ। ठीक है। तो 10 18 10 28, 28 और 30 58, और उसमें हमने 19 जोड़ दिया 77। यानी कि 20 से कम की सभी अभाज्य संख्याओं का कुल योग कितना होगा 77 77। तो हमारा उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। What sum of money will amount to rupees 1170 in 3 years at 10% per annum simple interest? And our answer options are rupees 850, rupees 900, rupees 950 और rupees 1000। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी राशि है जो 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1170 रुपये हो जाएगी, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 850, 900, 950 और 1000 रुपये। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना कि वो राशि है x, लेट द मनी बी x, देन अमाउंट, सिंस द मनी इज x इट मीन्स द प्रिंसिपल इज x। अगर हमने मनी माना यानी कि रुपया माना कि वो राशि x है, यानी कि हम मान रहे हैं कि वो मूलधन क्या है x है। और आपको पता है अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो वही मैंने किया, अमाउंट माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब अमाउंट माइनस एक्स क्या होता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। अब चलिए एक्स यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल, और अमाउंट यहाँ पर क्या है 1170, तो 1170 माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर हो गया पी आर टी यानी पी हो गया एक्स, आर क्या है यानी दर क्या है 10%, और टी क्या है 3 ईयर्स, तो हमने लिख दिया एक्स इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100, तो लिख दिया 100, यानी कि 1170 घटे एक्स बराबर, अब इसको आप काटोगे तो आएगा 3x अपॉन 10 यानी कि 3x बटे 10। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, तो 1170 गुने 10 घटे 10x बराबर 3x, 1170 इंटू 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 3x। अब ये देखो 1170 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 11,700 इज इक्वल टू, अब ये 10x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 13x, तो x इज इक्वल टू 11,700 अपॉन 13 यानी कि x बराबर 11,700 बट्टे 13, और इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 900, यानी कि वो जो मनी है वो 900 रुपीज है, जो आफ्टर 3 ईयर्स एट दी रेट ऑफ 10% पर एनम, वो क्या हो जाएगा 1170, यानी कि 900 रुपये की राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1170 रुपये हो जाएगी। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है 900, और वो हमारे विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, the SCF of 42, 70, 98 and 126 is, and these are our answer options 2, 6, 7 and 40, ठीक है, यानी कि 42, 70, 98 और 126 का महत्तम समापवर्त है क्या, हमारे उत्तर विकल्प कौन कौन से हैं 2, 6, 7 और 14, ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त किन अंकों का, किन संख्याओं का, 42, 70, 98 और 126 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। 42 को आप दो हिस्से में पहले विभाजित करो तो 2 गुने 21, ठीक है। अब 21 को हम और विभाजित करते हैं, फर्दर इसका फैक्टर निकालते हैं, तो 7 3 जा 21, तो हमने लिख दिया 21 के बदले 3 इंटू 7, तो अब 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उसी तरह से 70 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 35, और फिर 35 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7, तो 70 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। उसी तरह से 98 को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 49, और 49 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 7, तो 98 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 7। इसी तरह से 126 को हम लिखेंगे 2 इंटू 63, और 63 को फर्दर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 9, तो हम 126 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 9। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता करना है, यानी HCF करना है। ये देखो सबसे पहले यहाँ जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है 7, क्या है 7, लेकिन क्या 7 लिखना हमारा सही होगा, नहीं, इसलिए कि 2 भी तो फिर सब में कॉमन है, तो आप क्या करो 2 और 7 को गुना कर दो, तो 7 दूनी 14, और ये 3 है तो इसका एक फैक्टर 3 हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हुआ 14, एक फैक्टर इसका फिर यहाँ पर क्या होगा 5, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 14, एक फैक्टर फिर यहाँ क्या होगा 7, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 14, फिर एक फैक्टर क्या होगा इसका 9, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 14। आप देखो फिर एक बार 14 सब में कॉमन है, और उसके दूसरे फैक्टर से 3, 5, 7 और 9। अब बताओ इनमें कौन सबसे बड़ा है, और सब में कॉमन है तो 14 सबसे बड़ा है फैक्टर्स में, और ये सारी संख्याओं में कॉमन है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त क्या हुआ 14। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following number is divisible by 11 and our answer options are these numbers, ठीक है।
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी, और ये हमारे उत्तर विकल्प ABCD में दिए गए हैं। अब इसको बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जरा गौर से देखना। ये देखो, हमने क्या किया, उन संख्याओं को लिख लिया। ये जो ऊपर में विकल्प ABCD है, ये सारे यहाँ पर हमने A, B, C और D सारे विकल्प वाली संख्याएं लिख दी। अब चलो इसको करते हैं। इसमें करना क्या है, जैसे ये 7 है तो प्लस से शुरू करेंगे। +7 -2 +5 -9 +4 -8 +3 -3। फिर ऐसे ही इसको कैसे लिख लेंगे, +9 -8, यानी एक को आप प्लस लिखो, अगले को माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसे ही सभी संख्याओं को हमने ऐसे लिख लिया। अब सारे प्लस को आप एक साथ रख लो, तो ये हो गया +19 -22। अब ये क्या हो जाएगा, +18 -29। ये क्या हो जाएगा, +17 -18। और ये क्या हो जाएगा, +24 -20। आप इसको जोड़ लेना, यानी कि प्लस वाले सारे नंबर्स को एक साथ रख दिया और माइनस वाले सारे नंबर्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो इसको आप जब जोड़ोगे, यानी कि 19 -22 बराबर -3, 18 -29 बराबर -11, 17 -18 बराबर -1 एंड 24 -20 = 4। ठीक है, अब 19 में से 22 घटाया तो -3। क्या -3 11 से विभाजित होगा? नहीं होगा। अब चलो 17 में से 18 घटाया तो -1। क्या -1 11 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 24 में से 20 घटाया तो 4। तो क्या 4 11 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यानी कि ये तीन संख्याएं 11 से विभाजित नहीं होती, सिर्फ एक संख्या है, यानी कि ये -11 यानी -11 से विभाजित हो जाती है, यानी कि -11/11 बराबर -1, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो जिन संख्याओं में इस तरह के जो हम योग निकालते हैं, वो योग यदि 11 से विभाजित हो जाते हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ये -11 चूंकि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है ये संख्या, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। और ये हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी, अर्थात ये वो संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। A tank 30 meter long, 20 meter broad and 12 meter deep is dug in a field which is 500 meter long and 30 meter wide. By how much will the level in meter of the field rise if the earth dug out is evenly spread on the remaining part of the field? And our answer options are 0.33 meter, 0.50 मीटर, 0.25 मीटर और 0.40 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, जो 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। उसे एक फील्ड में, यानी एक आयताकार फील्ड में खोदा गया है, जिस आयताकार फील्ड की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। अब इस खुदाई से जो मिट्टी निकली उसे शेष फील्ड में, यानी कि उस खेत में फैला दिया गया, तो उस फील्ड में मिट्टी का लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 0.033 मीटर, 0.50 मीटर, 0.25 मीटर और 0.40 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो एरिया, यानी कि एरिया टू बी फिल्ड विद सॉइल, यानी कि जिस एरिया में वो मिट्टी भरी जानी है वो एरिया क्या होगी, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है ना, इस पूरे फील्ड का क्षेत्रफल घटे यहाँ जो टैंक है उसका क्षेत्रफल। अगर हम ये निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हिस्से में खुदाई से निकली हुई मिट्टी को फैलाना है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए इस खेत का क्षेत्रफल, चूंकि ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसकी लंबाई है 500 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो हमने लिख दिया 500 गुने 30। और ये जो टैंक खोदी गई है उसकी लंबाई कितनी है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 गुने 20। तो 500 यानी 500 × 30
30 into 20 is the area to be filled with soil। अब इसको हम ये गुना करेंगे तो आएगा क्या 15,000, इसको गुना करेंगे तो आएगा 600, घटा लेंगे तो आएगा 14,400 वर्ग मीटर। यानी कि इस डग आउट सॉइल से हम कितने एरिया को फिल कर सकते हैं 14,400 स्क्वायर मीटर। यानी कि इस खुदाई से प्राप्त मिट्टी से हमें इतने एरिया को यानी कि 14,400 वर्ग मीटर को भरना है या इतने एरिया में उस मिट्टी को फैलाना है। अब चलिए उस मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं कि वो कितना है। तो आपको पता है आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई, और लंबाई कितनी थी 30, चौड़ाई 20 और गहरा ये कितना गहरा था ये टैंक 12 मीटर। तो गहराई क्या हो गई 12, तो 30 गुने 20 गुने 12 इसको गुना करेंगे तो आएगा 7200 वर्ग मीटर, ये क्यूबिक मीटर घन मीटर। ठीक है, तो ये कुल आयतन है। अब एरिया कितना था, आयतन बराबर क्या होगा एरिया और इंटू क्या हाइट, और हाइट मान लेते हैं हम x मीटर। यानी कि इस मिट्टी को फैलाने के बाद उस खेत की ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आयतन क्या हो गया 14,400 वर्ग मीटर गुने x, और वो मिट्टी का आयतन क्या है 7200 मीटर क्यूब। तो 7200 मीटर क्यूब बराबर 14,400 मीटर स्क्वायर गुने x मीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7200 मीटर क्यूब बटे 14,400 मीटर स्क्वायर। इसको काटोगे 2 से कट जाएगा यानी कि 1/2 मीटर। 1/2 मीटर का मतलब क्या हुआ 0.50 मीटर। यानी कि अगर हम डगआउट मिट्टी को पूरे रिमेनिंग फील्ड में स्प्रेड करें तो उसका लेवल कितना हाई हो जाएगा 0.50 मीटर। यानी कि खुदाई से प्राप्त मिट्टी को यदि हम इस पूरे बचे हुए क्षेत्र में इस खेत के बचे हुए हिस्से में फैला दें, टैंक के अलावे शेष क्षेत्र में फैला दें, तो उसकी ऊंचाई कितनी यानी कि वो मिट्टी कितनी ऊपर उठ जाएगी 0.50 मीटर। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है यहाँ पर है, इसलिए सही उत्तर क्या है बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The greatest 4-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12 is, and these are our answer options 9,990, 9,980, 9,970 and 9,960। प्रश्न कह रहा है कि वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है जो 8, 10 और 12 इन सभी से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 8, 10 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 2, और ये विभाजित नहीं होगा तो 5 ही रहेगा, और ये 2 गुने 3 बराबर 6। अब ये क्या हो गया इसका एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 बराबर 120। यानी कि 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या हुआ 120। तो यदि इनमें से कोई संख्या 120 से विभाजित हो जाती है तो वो 8, 10 और 12 इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। आप जब इसको विभाजित करके देखेंगे यानी कि 9,990 12 से बिल्कुल विभाजित नहीं होती, यानी पूरी विभाजित नहीं होती। इसी तरह से 9,970 भी 12 से विभाजित नहीं होती। इसी तरह से 9,980 भी 12 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। मात्र ये एक संख्या है जो पूरी तरह से 12 से विभाजित हो जाती है, और वो संख्या है 9,960। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The difference of greatest 6-digit number and the smallest 4-digit number is, and these are our answer options। प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर होता है, कितना अंतर होता है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। कई बार आपको परीक्षा में अंक दिए होंगे और उन्हीं अंकों से बनी बड़ी या छोटी संख्या
का अंतर या योग वगैरह आपसे पूछा जाएगा। और कई बार अंक नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में सीधे कहा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब दिया गया हो अंक तो उसमें जो सबसे बड़ा अंक है या जो सबसे छोटा अंक है हम उसका प्रयोग करते हैं अपनी संख्या के निर्माण में, संख्या को बनाने में। लेकिन जब अंक नहीं दिए गए हों तो इनमें जो सबसे बड़ी, यानी कि अंक तो इतने ही होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उससे हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। अब जितने डिजिट का है हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए उस डिजिट को उतनी बार लिख लेंगे। अब ये कह रहा है 6 डिजिट का, इसका मतलब अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है तो हम 6 बार 9 लिखेंगे, जैसा कि हमने लिख लिया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप 0 सबसे छोटा अंक है यहाँ पर, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करोगे, इसलिए कि अगर आप मान लो कि हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं 0 1 2 3, लेकिन मैंने इसको कहा कि आप पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे 123। ठीक है। अब 123 यानी आप ये सैकड़े में पढ़ रहे हो और 100 में तो 3 ही अंक होते हैं, यानी कि आप जीरो को नहीं जोड़ते। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 0 से अपने अंक की शुरुआत नहीं करनी है, तो कहाँ से करेंगे हम, 1 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और उसके बाद आप 0 रख सकते हो, तो हमने 3 बार 0 रख दिया। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई जो 1000 है। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, 9,99,999। अब इन दोनों का अंतर हमने घटा लिया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 9 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 9,98,999 इन दोनों ही संख्याओं का अंतर है। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, 9,98,999 यहाँ पर है, यानी कि हमारा सही विकल्प क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इफ 253 into 639 is equal to 17,457, then 0.17457 divided by 0.253 is equal to, and these are our answer options, 6.9, 0.69, 0.069 and 0.0069। प्रश्न कह रहा है कि यदि 253 गुने 69 बराबर 17,457 होता हो तो 0.17457 भाग 0.253 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, 6.9, 0.69, 0.069 और 0.0069। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 253 को हम लोग 69 से, यानी कि 253 को 69 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 17,457। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, 253 को यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 69 को 100 से। अब इधर हमने कितने से डिवाइड किया, कुल 3 2 5। आप शून्य की संख्या गिनो। इधर भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 5 शून्य, यानी 1 के ऊपर 5 शून्य, यहाँ भी हम 1 के ऊपर 5 शून्य रख देंगे। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मान वापिस बराबर यही हो जाएगा, यानी कि ये गुना दोनों पक्ष में बराबर से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया 253 गुने 69 बटे 1000 गुने 100 बराबर 17,457 भागा, ये हमने लिख लिया 1 लाख। ठीक है, यानी कि उतनी ही 1 लिख दिया और उतने ही शून्य डाले जितने शून्य हमने इधर नीचे रखे थे। ठीक है, अब 253 को आप 1000 से भाग दोगे तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ पर क्या होगा, कितने अंक पीछे आएगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 2 के पीछे में यहाँ दशमलव, तो हमने लिख दिया 0.253। ठीक है, इसी तरह से 69 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 अंकों के पीछे में यहाँ दशमलव आएगा, यानी कि 0.69। इसी तरह से 17,457 को अगर हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 अंकों के बाद दशमलव डालना होगा, यानी कि 7 हो गया 1, 5 2, 4 3, 7 4 और 1 5, यानी कि 1 के पीछे में, यानी 0.17457, यानी कि अब आपके पास क्या है,
0.253 गुने 0.69 बराबर 0.1747। तो 0.69 बराबर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और नीचे बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 0.69 बराबर 0.1747 डिवाइडेड बाय, यानी भाग पड़ जाएगा 0.253 से, यानी कि 0.69 इज इक्वल टू 0.17457 डिवाइडेड बाई 0.253। अब अपने प्रश्न को देखो, यही तो हमसे पूछ रहा है कि 0.17457 डिवाइडेड बाई 0.253 इज इक्वल टू, तो किसके बराबर है ये, 0.69 के बराबर। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है, बी। व्हाट इज 7,88,948 rounded off to nearest 1000 and these are our answer options। प्रश्न कह रहा है कि 7,88,948 को उसके नजदीकी हजार वाली संख्या के मान में किस तरह व्यक्त करेंगे, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि 7,88,948 को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7,88,000 जोड़ 948। अब एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि यदि ये संख्या यहाँ जो आप जोड़ रहे हैं ये संख्या 500 या 500 से बड़ी हो, तो इस तरह के प्रश्न में जहाँ हमें राउंड फिगर हजार में बताना है वहां पर उसको हम 1000 मान लेंगे, और यदि वो 500 से छोटी संख्या है तो उसका मान हम 0 ही मानेंगे। अब यहाँ के प्रश्न में वो संख्या है 948 जो 500 से बड़ी है, इसीलिए हम इसको 1000 मान के इसमें जोड़ देंगे। इसीलिए ये क्या हो गया, 7,88,000 और ये 1000, तो अब क्या हो जाएगा, ये 7,89,000। ठीक है, 7,89,000 हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल for rupees 7,200, thus bearing a loss of 1/4 of its cost price. The cost price of the article is rupees 7,200, rupees 800, rupees 9,600 और rupees 9,000। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 7200 रुपये में बेचा और इस तरह से बेचने पर उसे 1/4 अपनी कीमत का नुकसान हुआ, यानी उसकी जो कीमत थी, क्रय मूल्य थी, उसका 1/4 हिस्सा उसको घाटा हुआ, नुकसान हुआ। तो बताओ उस वस्तु की कीमत क्या थी, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु की कीमत थी, कॉस्ट प्राइस क्या है, x। ठीक है, और लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस का यानी वस्तु की कीमत का 1/4, यानी कि x गुने 1/4 बराबर क्या हुआ, x/4। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर सेलिंग प्राइस, आपको पता है ये फॉर्मूला, यानी कि क्रय मूल्य घटे हानि बराबर विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना हमने माना था, x, घटे हानि कितनी हुई, x/4, तो x माइनस x/4। ठीक है, बराबर 7,200, जो कि उसका सेलिंग प्राइस है 7200 रुपया, यानी कि x माइनस x/4 इज इक्वल टू 7,200। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 4x माइनस x/4 इज इक्वल टू 7,200, यानी कि 3x/4 इज इक्वल टू 7,200। फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 7,200 इंटू 4/3 इज इक्वल टू x। अब इसको काटोगे 3 से 7200 को तो 2400, और 2400 को 4 से गुना करोगे तो 24 चौके 96, यानी कि 9,600, यानी कि उस आर्टिकल का, उस सब्जेक्ट का, उसकी कीमत क्या थी, 9600 रुपये, 9,600 रुपीज, एंड योर आंसर इज हियर। तो हमारा सही विकल्प क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन व्हिच व्हेन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 29/12 प्लस 15/16 माइनस 4/3 टू मेक इट अ होल नंबर इज, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस, 7/12, 31/48, 1/48 एंड 47/48।
प्रश्न कह रहा है कि वो सबसे छोटा भिन्न जिसे 29/12 जोड़ 15/16 घटे 4/3 में घटाने या जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता हो, वो कौन सा भिन्न होगा। और हमारे उत्तर विकल्प हैं 7/12, 31/48, 1/48 और 47/48। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका परिणाम निकालते हैं, यानी कि 29/12 जोड़ 15/16 घटे 4/3 का मान निकालते हैं। हमने सबको जोड़ दिया, ठीक है, यानी 29/12 जोड़ 15/16 घटे 4/3। अब यहाँ पर एक चीज देखो, सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इनको बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 12 को 4 से, 16 को 3 से और 3 को 16 से गुना किया, तो सबका हो गया 48। लेकिन चूंकि नीचे 4 से किया तो मान में परिवर्तन आएगा, इसीलिए हमने ऊपर भी 4 से किया। इसी तरह से नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से गुना कर दिया, 16 से नीचे गुना किया तो ऊपर भी 16 से गुना कर दिया, तो मान में कोई परिवर्तन, यानी कि अभी भी गुना करने के बाद भी इसका मान इसके बराबर ही है। अब चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 29 गुने 4 बराबर 116 और 12 गुने 4 बराबर 48, तो 116/48 जोड़ 15 गुने 3 बट्टे 16 गुने 3 है, तो यानी 15 गुने 3 बराबर 45 और 16 गुने 3 बराबर 48, तो लिख दिया जोड़ 45/48। अब यहाँ घटा है तो लिख दिया घटा 4 गुने 16 बटे 3 गुने 16, यानी कि 16 चौके 64 बट्टे 48। ठीक है, आप देखो सबका हर यानी डिनोमिनेटर एक ही है 48। अब ऊपर में ये क्रिया कर लेते हैं, 116 जोड़ 45 और घटे 64, हमने लिख दिया 116 जोड़ 45 घटे 64। अब इनकी क्रिया करोगे तो आएगा 97/48। अब इसको हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो आएगा 2.1/48। अब यहाँ देखो वो कौन सा सबसे छोटा भिन्न है जिसको घटा लेने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 2.1/48 में से कितना घटा ले कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो स्पष्ट है 1/48 अगर हम घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। हम 2.1/48 को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 2 जोड़ 1/48। अब 1/48 हमने घटा लिया तो बच क्या जाएगा 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा 1/48, जो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3.6 इंटू 0.48 इंटू 250 अपॉन 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5 each and these are our answer options 80, 800, 8000 और 80,000। प्रश्न कह रहा है कि 3.6 गुने 0.48 गुने 250 बट्टे 0.12 गुने 0.09 गुने 0.5 का हल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, और हमारे उत्तर विकल्प ये दिए गए हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हमने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख लिया इस एक्सप्रेशन को। तो 3.6 गुने 0.48 गुने 250, यहाँ पर बट्टे में ये है तो हमने लिख दिया 0.12 गुने 0.09 गुने 0.5। अब आप क्या कीजिए, दशमलव को भूल जाइए और इन सभी संख्याओं को फिर से ऐसे ही लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया, अब इसमें 3.6 था, अब कोई दशमलव नहीं, हम लिख देते हैं 36। 0.48 था, हमने लिख दिया सिर्फ 48, दशमलव भूल गया। इसी तरह से 250, इसमें भी लिख दिया 12 गुने 9 गुने 5। ठीक है, अब एक चीज कीजिए, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों को गिनिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 2 4 और इसमें 1 है तो कितने हो गए 5। अब ऊपर में क्या कीजिए, 1 के आगे यहाँ पर 5 शून्य डाल दीजिए। ठीक है, गुना करके हमने क्या किया, 1 के आगे उतने शून्य डाल दिए जितने यहाँ पर दशमलव के बाद हमें कुल अंक मिले थे। 2 2 4 1 5 यहाँ पर है तो हमने 5 शून्य डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद ये 1 हो गया और इसमें 2 है 3, तो हमने नीचे में डाल दिया 1 के बाद 3, यानी कि नीचे वाले को ऊपर में, ऊपर वाले को नीचे में डाल दिया। तो हमने लिख दिया 1,00,000/1000। अब इसके 3 शून्य, इसके 3 शून्य से कट गए तो यहाँ बच गए कितने 11। यहाँ देखिए 12 से हमने 36 को काटा 3। ठीक है, और
इस 3 से इस 9 को काटा तो 3, और इस 3 से इस 48 को काटा तो 16, और इस 5 से 250 को काटा तो 50। तो हमारे पास क्या हुआ, 16 गुने 50 गुने 100 बच गया। तो हमने लिख दिया 16 गुने 50 गुने 100। अब 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 10, और 16 गुने 5 बराबर 80, यानी कि 80 गुने 10 तो हमने लिख दिया, और गुने 100 तो लिख दिया 80 गुने 10 गुने 100। 80 को 10 से गुना करोगे 800, और उसके आगे 2 जीरो रखोगे तो कितना आएगा, 80,000। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, 80,000। और ये आपके किस विकल्प में है, यहाँ पर डी में। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी। तो दोस्तों आशा है हमारे साथ पढ़ते हुए आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की सरलतम भाषा में आपको बताने, समझाने या आपके साथ पढ़ने की। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के क्लास में इतना ही। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।